मौसी, आप वीरू को नहीं जानती। विश्वास कीजिए, वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा। बस शराब अपने आप छूट जाएगी। शोले में जय ने जिस तरह वीरू के लिए बसंती का हाथ मांगा था, कुछ उसी अंदाज में रवीश कुमार ने अर्णव की गिरफ्तारी का विरोध किया है। रवीश ने कहा है कि वो हर पुलिसिया जाति के खिलाफ रहते हैं, इसलिए वो मुंबई पुलिस के भी खिलाफ हैं। मजेदार ये है कि उन्होंने इस पोस्ट में उद्धव सरकार और शिव सैनिकों की तारीफ की है। उनके मुताबिक उद्धव और शिव सैनिकों ने बहुत संयम दिखाया है, संविधान का पालन किया है। आत्मश्लाघा में डूबा कोई शख्स खुद से ऊपर उठ ही नहीं पाता है, उसे हर तरफ मैं ही मैं नजर आता है। रवीश ने अर्णव के बहाने खुद को महान बताया, अर्णव को अमीर और खुद को गरीब बताया है। इतना गरीब कि उन्हें बनियान भी खुद ही धोनी पड़ती है। आज रवीश की इसी ऐतिहासिक पोस्ट पर बात होगी। नमस्कार, मैं हूं समरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत। ये पोस्ट रवीश कुमार ने अर्णव गोस्वामी पर लिखी है। कभी ये दोनों एनडीटीवी में साथ काम किया करते थे। रवीश अब भी एनडीटीवी में ही नौकरी कर रहे हैं, जबकि अर्णव दो चैनलों के मालिक बन गए हैं। रवीश की लीग से ऊपर उठकर डॉक्टर प्रणव राय की लीग में चले गए हैं, लेकिन रवीश को उनसे जलन नहीं है। इसलिए रवीश ने तमाम दुश्मनियों के बावजूद अर्णव के बचाव में पोस्ट लिखा है। ये पोस्ट बचाव में है या विरोध में, इस पर सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। जो अर्नब गोस्वामी के केस में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, गलत नहीं कहा जा रहा है। पर क्या दिल्ली पुलिस और यूपी की पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है? रवीश की ये बात झूठी है। अर्णव के केस में कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस तो हुक्म बजा रही है। अर्णव ने हमला उद्धव पर किया था। उद्धव मुख्यमंत्री हैं और पुलिस भी उन्हीं की है, लेकिन रवीश ने बड़ी सफाई से उद्धव ठाकरे को बचाते हुए सारा जिम्मा पुलिस पर ठेल दिया है। इस पोस्ट में रवीश ने कई जगह उद्धव का बचाव किया है। एक बार अर्नब हाथरस केस में योगी की पुलिस को ललकार कर देख लेते, जिस तरह से वो मुख्यमंत्री उद्धव को ललकारते हैं, तो आपको अंतर पता चल जाता कि कौन सी सरकार संविधान का पालन कर रही है। मतलब रवीश के मुताबिक उद्धव ठाकरे की सरकार संविधान का पालन कर रही है। रवीश की अगली लाइन तो बहुत ही क्रांतिकारी है। उद्धव ठाकरे ने प्रचुर संयम का परिचय दिया है और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, जिनकी एक छवि मारपीट की भी रही है। ये कमाल की दलील है। उद्धव ने कंगना रनौत के मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। उसके अगले दिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि उखाड़ लिया। आखिर क्या उखाड़ लिया? कंगना का घर या फिर संविधान और कानून का राज? ये रवीश बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद कंगना और उनकी बहन रंगोली पर मुकदमा दर्ज कराया गया। अब उन दोनों की भी किसी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। फिर भी रवीश के मुताबिक उद्धव ने संयम का परिचय दिया है। शायद वो कहना चाह रहे हैं कि उद्धव चाहते तो हाथ पांव तुड़वा सकते थे या जान से मरवा सकते थे। ये उनकी दरिया दिली है कि उन्होंने जान बख्श दी है। आगे रवीश ने एक और बात लिखी है। पत्रकार रोहिणी सिंह ने ट्वीट किया है कि यूपी में पत्रकारों के खिलाफ 50 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। क्या अर्नब में साहस है कि वो अब भी योगी सरकार को ललकार दें? कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में भी हुआ है। द वायर की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में कुल 15 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रवीश और एनडीटीवी ने उन 15 पत्रकारों पर कितनी खबरें की हैं? एबीपी न्यूज के पत्रकार राहुल कुलकर्णी को उद्धव सरकार ने एक सही खबर चलाने के मामले में बेशर्मी से गिरफ्तार किया, तो एनडीटीवी ने क्या मुहिम चलाई? एनडीटीवी के मालिक प्रणव राय के काले कारनामों की वजह से जब छापा पड़ा था, तो प्रेस क्लब में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मामला भ्रष्टाचार का था, लेकिन उसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ा गया और सैकड़ों पत्रकारों ने विरोध किया। एनडीटीवी ने महाराष्ट्र में पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर ऐसी कोई रिपोर्ट चलाई है क्या? ऐसा कोई विरोध दर्ज कराया है क्या? यहाँ यह भी बात गौर करने लायक है कि आत्महत्या के जिस मामले में अर्णव को गिरफ्तार किया गया है, वो 2 साल पुराना मामला है। महाराष्ट्र में तब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और फडणवीस की उस सरकार में शिवसेना भी शामिल थी। उद्धव के कई विधायक मंत्री थे। सवाल उठता है कि तब शिवसेना चुप क्यों थी? उद्धव खामोश क्यों थे? क्या इसलिए
कि तब अर्णव एनडीए के पक्ष में लाठी भांज रहे थे और उद्धव ठाकरे को भी इसका लाभ मिल रहा था। रवीश कुमार इस मसले पर बिल्कुल चुप रह गए हैं। रवीश ने इस मामले में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भी घसीट लिया है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने भी निंदा की है, जबकि अर्नब इसके सदस्य तक नहीं है। अर्नब ने हमेशा इस संस्था का मजाक उड़ाया है। क्या न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन किसी ऐसे छोटे चैनल के पत्रकार की गिरफ्तारी पर बोलेगा जो उसका सदस्य तक नहीं है? जाहिर है केंद्र सरकार अर्नब के साथ खड़ी है। अर्नब केंद्र सरकार का हिस्सा हो चुके हैं। अर्नब पत्रकार ही नहीं है। रवीश की इस बात में दम है। अर्णव केंद्र सरकार का हिस्सा हो गए हैं, अर्णव पत्रकार नहीं है, इस बात में भी दम है। लेकिन एनडीटीवी के दिग्गज पत्रकार उद्धव ठाकरे और कांग्रेस सरकार का जिस तरह बचाव कर रहे हैं, उसे देखकर क्या ये नहीं कहा जा सकता कि वो कांग्रेस और शिवसेना का हिस्सा हो गए हैं? अर्णव राजनीति करते हैं, यह बात सही है, लेकिन राजनीति तो रवीश और उनके मालिक डॉक्टर प्रणव राय भी करते हैं। इसके अनेक सबूत और गवाह भी मौजूद हैं। जब गिरफ्तारी की खबर आई तो मैं व्हाट्सएप पर था, फिर तुरंत कपड़े धोने चला गया। खैर, जब बनियान धोने के बाद पंखे की सफाई के लिए ड्राइंग रूम में आया तो चैनल खोल दिया। लेकिन मैं अर्नब का घर देखकर हैरान रह गया। रोज़ 6000 शब्द टाइप करके मैं गाज़ियाबाद के उस फ्लैट में रहता हूँ जिसमें कुर्सी लगाने के लिए बालकनी नहीं है। अर्नब का घर कितना शानदार है। इसमें रवीश की गरीबी है, आर्थिक और मानसिक दोनों। वो बता रहे हैं कि वो कपड़े खुद धोते हैं, घर की साफ सफाई भी खुद ही करनी पड़ती है, कोई सेवक नहीं है। दिन रात लिखने और एनडीटीवी पर भाषण देने के बाद भी उनके पास साधारण सा मकान है, ऐसा मकान जिसकी बालकनी में एक कुर्सी तक लगाने की जगह नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, आगे सुनिए। एक रोज़ किसी अमीर प्रशंसक ने घर आने की जिद कर दी और आते ही बच्चों के सामने कह दिया कि बस यही घर है आपका। हम तो सोचे थे कि आलीशान फ्लैट होगा। एक मोहतरमा तो रोने लगी कि मेरा घर ले लीजिए। मतलब कि इनके पास ऐसे अमीर प्रशंसक हैं जो इन्हें अपना घर देने को बेकरार हैं, लेकिन इनकी महानता देखिए कि इन्होंने गरीबी ओढ़ रखी है। अगली लाइन सुनिए। मेरी 13 साल पुरानी कार को देखकर कई बार लोगों को लगा कि किसे बुला लिया अपनी महफिल में। मतलब इन्हें बुलाने वाले भी बेहुदे इंसान हैं, वो इन्हें नहीं इनकी कार को बुलाते हैं। वैसे इस एक लाइन से इन्होंने एनडीटीवी के मालिक डॉक्टर प्रणव राय को बेइज्जत कर दिया। अपने सीईओ को करोड़ों रुपए की पगार देने वाले प्रणव राय क्या अपने इस महानायक को इतने पैसे भी नहीं देते हैं कि वो एक दो ढंग की कार खरीद सके? ये तो सरासर नाइंसाफी है। जिस आदमी के दम पर एनडीटीवी चल रहा है उसके साथ डॉक्टर रॉय का ऐसा बर्ताव निंदनीय है। मैं तो बस अर्नब के घर की खूबसूरती में समा गया, कल्पनाओं में खो गया। ड्राइंग रूम की लंबी चौड़ी शीशे की खिड़की के पार नीला समंदर बेहद सुंदर दिख रहा था। अरब सागर की हवाएं खिड़की को कितना थपथपाती होंगी। अरे यहाँ तो कैदी भी कवि हो जाए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अर्नब के अंदर सुंदरता की संभावनाएं बची हुई हैं। लेकिन सोचिए, रोज़ समंदर के विशाल हृदय का दर्शन करने वाले एंकर का हृदय खुद कितना संकुचित और नफरतों से भरा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रूपक यानी मेटाफर है, लेकिन इस रूपक में उन्होंने खुद को शामिल क्यों किया है? इसलिए ताकि अपनी गरीबी का प्रदर्शन कर सकें। एक उच्च मध्य वर्ग का आदमी जब खुद को गरीब कहता है तो असल में वो गरीबों का मजाक उड़ाता है। वो एक छद्म रचता है, पाखंड रचता है, सहानुभूति बटोरने का दांव खेलता है। ये पब्लिसिटी स्टंट है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही करते हैं। वो खुद को चाय बेचने वाला बताते हैं और मोर को दाना चुगाते हैं। रवीश ने भी अर्णव के बहाने खुद को महान और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे एनडीटीवी के मालिक डॉक्टर प्रणव राय को ईमानदार बताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उत्तर भारतीयों को मारने पीटने वाले शिव सैनिकों को उदार बताया है। ये एक पाखंड है और यही इस पोस्ट का सार है। यही रवीश कुमार की राजनीति है। जिस पक्ष में कांग्रेस हो उस पक्ष का बचाव करने के लिए वे बेशर्म दलीलें भी गढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो ठीक लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले कुछ दिन में मैं एनडीटीवी पर एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ।
हो सके तो बोले भारत को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे। नमस्कार।